ट्रिप में कुछ एक ऐसा मेमोरी या कोई जगह ज़रूर होती है जिसे हम कभी भुला नहीं पाते। कोंकण के इस रोड ट्रिप पे भले मैंने अपने पसंदीदा लोगों के साथ कोंकण एक्सप्लोर किया, इतने जगह घूमी, वैरायटी में महाराष्ट्रियन थालीज ट्राई किए, पर दो ऐसे लोकेशंस है जिससे मैं खुद को आज तक डिटैच नहीं कर पाई। मैं महाराष्ट्र कोंकण में उस लोकेशन की बात कर रही हूँ जहाँ वर्ल्ड फेमस अल्फांसो मैंगोज, जिसे लोकली हापुस आंबे कहते हैं, वो ग्रो करता है, जहाँ बीच के सामने विंड मिल है, जहाँ भारत के स्वतंत्रता कार्यकर्ता श्री लोकमान्य तिलक जी का जन्म हुआ था और जहाँ मेरा दिल है। तो दोस्तों, अनसीन महाराष्ट्र कोंकण रोड ट्रिप के इस आखिरी एपिसोड में आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ देवगढ़ और रत्नागिरी। तारकर्ली में इस तड़कती धूप में कुछ अमेजिंग यादों को कलेक्ट कर देवगढ़ से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में कुणकेश्वर मंदिर पहुंचकर महादेव के दर्शन लिए और बस बाहर आकर इस व्यू को देखकर यहीं पर बैठ गए। यहाँ से निकलने की इच्छा ना होते हुए भी स्पेक्टैक्युलर व्यू को आंखों में कैद कर हमने अपना दिन एंड किया देवगढ़ में। वैसे देवगढ़ में आते ही हम स्टे के लिए जगह ढूंढने में लग गए एंड वी एंडेड अप चूजिंग दिस जाइंटिक टेरेस एसी रूम, जहाँ रूम तो ओकेश था पर यहाँ के ओनर अंकल के हाथ का खाना बहुत ही बढ़िया था। खैर, रूम के बाहर इस व्यू ने हमारे पूरे दिन की थकावट को दूर कर दी है। रात को घोड़े बेच के हम सोए और दूसरे ही दिन सुबह सुबह हम निकले हैं देवगढ़ और रत्नागिरी की खूबसूरती को देखने और आपको दिखाने। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू दी डे 3 व्लॉग ऑफ कोंकण सीरीज। और जैसे आप लोगों को पता है, मैं, सिद्धू और श्री हम लोग कोस्टल रीजन यानी महाराष्ट्र का जो कोस्टल रीजन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग रोड ट्रिप पे निकले हुए हैं और आज सुबह 7 बजे ही हम लोग पहुंच गए हैं देवगढ़। सो दिस इज़ एक्चुअली देवगढ़ बीच, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी तो ज़रूर, बट देवगढ़ में कुछ और भी लोकेशंस है जिसके बारे में मैं इस व्लॉग में आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। प्लस देवगढ़ से आज ही हम लोग जाने वाले हैं रत्नागिरी की ओर, तो इस व्लॉग में आपको देवगढ़ का भी मिलेगा और रत्नागिरी के कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस का भी इस व्लॉग पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सुबह की शुरुआत अगर बीच से हो तो इससे और क्या ही अच्छा होगा। दोनों तरफ पहाड़ और बीच में ये खूबसूरत नीले एज इन सुपर नीले रंग का ये देवगढ़ बीच। भले कितने भी ड्रोन शॉट्स क्यों ना देख लो, असली मजा तो खुद एक्सपीरियंस करने पर ही है। खैर, आपने कभी बीच के नजदीक या सामने किसी विंडमिल को देखा है? देख लो, बीच के एग्जैक्टली सामने इस पहाड़ के ऊपर विंडमिल है। ऊपर से इस पोर्शन में गार्डन भी बना हुआ है। इसे देखने हम जाएंगे तो ज़रूर, पर इस बीच के मज़े उठाते हुए आप ऊपर इस विंडमिल के गार्डन तक इन सीढ़ियों से जा सकते हैं। बस वक्त ही वक्त निकाल कर आना। कितने भी हिस्ट्री की किताबें पढ़ लो या इंटरनेट में देख लो, पर किसी हिस्टोरिक जगह आने पर ही भारत के हिस्ट्री की रिचनेस हमें समझ आती है। देवगढ़ बीच पे सुबह बीच के मजे उठाकर हम आ गए हैं देवगढ़ फोर्ट। तो देवगढ़ बीच से अभी हम आ चुके हैं देवगढ़ फोर्ट की ओर। तो देवगढ़ फोर्ट में यहाँ पे जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, दैट इज एक्चुअली देवगढ़ लाइट हाउस। तो अभी हम लोग एक्चुअली टाइम हो रहा है 7:30 एंड 7:30 को तो कोई भी लाइट हाउस नहीं खुलता है इंडिया में। प्रोबेबली आई गेस 10 o'clock के बाद यहाँ पे खुलेगा विजिटर्स के लिए। तो जब भी आप देवगढ़ आते हो तो आप वो लोकेशन भी कवर कर सकते हो। वहाँ से आपको एक व्यू पॉइंट, बहुत अच्छा एरियल व्यू पॉइंट आपको अच्छा मिलेगा। हालांकि फोर्ट से भी अभी आप देखोगे तो नीचे का पूरा समंदर का व्यू विल बी लाइक वेरी मच स्पेक्टेकुलर, बट स्टिल अगर आपको वो भी एक्सपीरियंस करना रहेगा तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। बट अभी फ़िलहाल हम फोर्ट के मज़े उठाते हैं और फोर्ट की कुछ बेहतरीन व्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फोर्ट के एंट्रेंस से अंदर आते ही हनुमान जी का मंदिर है और ठीक इसके सामने गणपति मंदिर है। देवगढ़ फोर्ट को दत्ताजी राव आंग्रे ने 1729 में कंस्ट्रक्ट किया था,
जिसे लेटर ऑन मराठा नेवी के चीफ कान्होजी आंग्रे ने काफी साल अपने कंट्रोल में रखकर इसे रिकंस्ट्रक्ट किया। आप अगर मेरे जैसे सनसेट के दीवाने हो तो यार सोचो सनसेट यहाँ से कितना खूबसूरत लगेगा। सैडली वी आर गोइंग टू मिस द सनसेट टुडे। जनरली महाराष्ट्र के मेजॉरिटी ऑफ फोर्ट्स में आप हनुमान जी, गणेश जी या शिव जी के मंदिर देख सकते हो। सुबह होने पर या इतना ही पीसफुल होता है पता नहीं, पर बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में। गणेश जी के इस मंदिर में आप अष्टविनायक गणपति के भी दर्शन ले सकते हो। बचपन से पता नहीं क्यों विंडमिल्स दिखा तो मैं बड़ी खुश हो जाती थी। एंड आई एम श्योर मेरे इस पागलपन वाले सोच से आप भी रिलेट करोगे। आई डोंट नो व्हाई बट अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। और आज देखो विंड मिल के इतने करीब खड़ी हूँ। वैसे देवगढ़ बीच से हम यहाँ डायरेक्टली आ सकते थे, पर हम देवगढ़ फोर्ट होकर घूम घूम कर यहाँ पर आए। अभी हम आए हुए हैं देवगढ़ गार्डन के यहाँ पे। इसका एक्चुअली नाम ही देवगढ़ गार्डन है। तो यहाँ पे एक्चुअली सब बनाया हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पे पवन चक्की है और उसके बाजू में पूरा नॉर्मल एक गार्डन सा बनाया हुआ है। अभी फ़िलहाल तो ऑफ सीज़न है इसलिए ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे आपको यहाँ पर, बट ये मेरे ख्याल से तो 24/7 खुला ही रहता है। बट यहाँ से जो क्लिफ के ऊपर का जो व्यू है उसके लिए यहाँ पे आना तो वर्थ है। अगर आप मेरी वीडियोस को कॉन्स्टेंटली देखते हो तो आपको हमारे केरला के वारकला ट्रिप के बारे में पता ज़रूर होगा। वहाँ के क्लिफ बीचेस जैसे ही बिल्कुल सिमिलर देवगढ़ का ये गार्डन व्यू है। कल शाम को इन विंड मिल्स को देखकर रहा नहीं गया, तो हम यहाँ आए थे सनसेट के वक्त। एंड ओह, यहाँ के सनसेट का तो तोड़ नहीं यार। कल शाम को मन नहीं भरा तो वापस आज उठकर आए हैं। देवगढ़ गार्डन में काफ़ी सीटिंग स्पेस बनाए गए हैं और हर एक पॉइंट से आपको अलग अलग व्यू देखने मिलता है। इस गार्डन में बनाए गए इस दिल पे 2 अनरोमांटिक मियाँ बीवी ज़बरदस्ती के फ़ोटोज़ खिंचवाकर धूप मुंह पे लगने तक हम यहीं बैठे रहे और इस खूबसूरती को यूं ही देखते रह गए। देवगढ़ से रत्नागिरी जाने के रास्ते पे इस रैंडम से व्यू पॉइंट पे पिट स्टॉप लेकर हमने पावस में स्वामी स्वरूपानंद जी के आश्रम जाने का डिसाइड किया। स्वामी स्वरूपानंद जी हिंदू स्पिरिचुअल गुरु थे जिन्होंने 15 अगस्त 1974 को इसी जगह समाधि ली थी। वैसे पावस इस गांव का नाम काफ़ी लोगों को पता भी नहीं था उस वक्त। स्वामी स्वरूपानंद जी का जन्म स्थान पावस है और समाधि के पहले उन्होंने करीबन 40 साल पावस में ही बिताया। इस आश्रम में स्वामी जी के लाइफ जर्नी, उनके मराठी और संस्कृत लिटरेचर की डिटेल्स, उनकी पंढरपुर के भगवान विठल रुक्मिणी की श्रद्धा के बारे में आप यहाँ डिटेल में जान सकते हो। आज भी कई महाराष्ट्रियंस इनके टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। स्वामी जी के आश्रम से निकलकर इस छोटे से क्रीक को क्रॉस कर हम इस खूबसूरत गणेश मंदिर में आए हैं। खैर, इस मंदिर आने का मेन रीजन है इसका एनवायरनमेंट। इस सुपर ग्रीनरी के बीचों बीच मरून कलर के इस टेम्पल आर्किटेक्चर ने मुझे आकर्षित किया। मंदिर के ठीक सामने ये छोटा सा क्रीक है जहाँ कई बच्चे पानी में डुबकी लगाकर एंजॉय भी कर रहे हैं। मंदिर के अंदर गणपति जी के दर्शन लेकर मंदिर के प्रीमाइसेस में ही अष्टविनायक के भी दर्शन लेकर हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करने निकल गए। मंदिर से 14 किलोमीटर दूर रत्नागिरी जाने के रास्ते पे आता है भाटिये बीच। ऑफ कोर्स बीच है तो रुकना तो बनता है। आके रुके हैं भाटिये बीच के यहाँ पे।
तो यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी ताज़ी हवा खाएंगे एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स रत्नागिरी। वही एक्चुअली हमारा लास्ट स्टॉप रहेगा। भाटिया बीच की खूबसूरती यही है कि ये बीच स्ट्रेच काफ़ी लंबा, प्लेन और फ्लैट है। वाइट सैंड और फ्लैट बीच काफ़ी टूरिस्ट का फेवरेट पिकनिक स्पॉट बन चुका है आज के दिन। काफ़ी लोग यहाँ फुटबॉल, बीच बॉल जैसे बीच पे खेलने आते हैं। भाटिया बीच से 4 किलोमीटर की दूरी पर हम आए हुए हैं रत्नागिरी के थिबा पैलेस में। लगभग 26,000 स्क्वायर फीट एरिया का थिबा पैलेस ब्रिटिशर्स ने 1910 में म्यांमार के लास्ट किंग थिबामेन और उनके फैमिली को हाउस अरेस्ट में रखने के लिए इस पैलेस को बांधा था। आज के दिन इस पैलेस को म्यूजियम बना दिया गया है, जहां कई रेयर एंशिएंट स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और उससे जुड़ी सारी हिस्ट्री आप यहां पर जान सकते हो। पर रत्नागिरी में इस 3 स्टोरीड वुडन स्ट्रक्चर में आप उस जमाने के कंस्ट्रक्शन और हेरिटेज का फील ले सकते हो। मुंबई का गणेश उत्सव तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, पर क्या आपको पता है सार्वजनिक यानी पब्लिक में गणेश उत्सव मनाने का डिसीजन किसका और क्यों था? तो दोस्तों, श्री बाल गंगाधर तिलक जी, जो एक इंडियन नेशनलिस्ट, जर्नलिस्ट, टीचर, सोशल रिफॉर्मर, लॉयर और एक पॉपुलर इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर थे, उन्होंने ही गणेश उत्सव को पब्लिक में मनाने का डिसीजन इनिशिएट किया था फॉर द सेक ऑफ यूनिटी। थिबा पैलेस से बस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको तिलक जी का जन्म स्थान मिलेगा, जो आज भी काफी वेल मेंटेन्ड है। यहाँ आप उनके बारे में और उनसे जुड़े भारत के इतिहास के बारे में काफी कुछ जान सकते हो। उनके पोशाक, फैमिली ट्री, 1830 से लेकर 1920s तक के इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ्स और न्यूज़पेपर्स के कॉलम्स आप इस घर पर देख सकते हो। कोंकण रोड ट्रिप अनसीन महाराष्ट्र के इस सीरीज का और इस एपिसोड के आखिरी लोकेशन पे हम आए हुए हैं, जो है मराइन एक्वेरियम एंड म्यूजियम ऑफ रत्नागिरी। हाँ, वैसे मैं यूजुअली एक्वेरियम्स प्रेफर नहीं करती हूँ, बट गूगल में कुछ इमेजेस को देखकर वी डिसाइडेड टू विजिट दिस प्लेस। वेल, इस एक्वेरियम एंड म्यूजियम को 1985 में मराइन बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन ऑफ रत्नागिरी ने एस्टेब्लिश किया था। इस म्यूजियम में सी हॉर्स फिश, लायन फिश, ट्रिगर फिश, सी टर्टल्स जैसे कई अनोखे स्पेसिमेंट्स को आप देख सकते हो। ऑल्सो यहाँ का मेन अट्रैक्शन ये जाइजेंटिक 55 फीट के व्हेल का स्केलेटन है, जिसे मैं तो यार पहली बार देख रही हूँ। तो दोस्तों, आई रियली होप अनसीन महाराष्ट्र के इस कोंकण रोड ट्रिप पे हमारे साथ घूमकर आपको उतना ही मज़ा आया जितना कि हमें। चारों एपिसोड्स को ढेर सारा प्यार देना दोस्तों, कमेंट करने मत भूलना। जल्द ही मिलती हूँ एक ब्रांड न्यू लोकेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल पर बने रहना।